सभी साथियों को लाल सलाम। आज के लाइव पे जुड़ने के लिए शुक्रिया, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं उनके लिए। आज जो ख़ास मुद्दे के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, 2-3 दिन से ये पूरा माहौल पांकी का एम.के. डंडार विश्वविद्यालय का बहुत ज़्यादा गर्म है और वो मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये पूरा का पूरा विश्वविद्यालय परिसर है, उसमें छात्र हैं, उसमें और भी शिक्षक हैं और उसकी मतलब कि उसकी ऊँची राजनीतिक फ़ायदा उठाने वाले जो तुटपुंजिये, मैं क्या बोल सकती हूँ उनको, नेता भी नहीं है वो ढंग के, वो नेताओं के मतलब कि छोटे मोटे मुलाजिम हैं, वो लोग जिस तरह के कमेंट्स करते जा रहे हैं इधर से उधर, वो बातों को जिस तरह से भटका रहे हैं, इस पर मैं एक ख़ास टिप्पणी करना चाहती हूँ। मैं एक ख़ास बात रखना चाहती हूँ जो आज के समय में रखना और बोलना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा का पूरा प्रकरण है, ये हमें याद दिलाता है रोहित वेमुला के साथ 2016 में जिस तरह से घटनाएं हुई, उसके बाद जो छात्रों का उद्वेलन हुआ, दिल्ली के हेडक्वार्टर्स को घेर लिया गया और छात्रों का जो उबाल था, जो गुस्सा था रोहित के सांस्थानिक हत्या के बाद, उसके बाद जो रिएक्शन हुआ कुछ छात्र नेताओं को टारगेट करते हुए, जैसे कन्हैया और उसके बाद उमर खालिद तो अभी भी रिहा नहीं हुए हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि लगातार जो 2016-2014 के बाद जो मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री की एंट्री हुई है और देश में छात्रों के ऊपर जिस तरह से हमले बढ़े हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनका जो प्रारूप बदल गया है। जैसे कि जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी और मैंने अपना शुरुआती साल JNU में बिताया, तो मुझे पता चला कि हमारे जो छात्रवृत्ति आती थी पहले वो एकदम मुफ्त थी, वो उसकी अपनी एक ओन बॉडी थी और उसका छात्रवृत्ति देने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी और उसको सीधे प्रेसिडेंट्स कोष से, मतलब कि राष्ट्रपति के कोष से पैसे आते थे। पर ये 2016 में हमारे मोदी जी के आते ही बदल गया और ये PMO द्वारा रेगुलेटेड होने लग गया छात्रवृत्ति आने। तो जैसे कि मैं बता रही थी आपको, थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये माने कि भयंकर तरीके से, मतलब कि आते साथ, जैसे बोलते हैं कि ये पूत के पाँव पालने में पता चल जाता है, उसी तरीके से मैंने आते साथ जो ये गतिविधियां हुई, जैसे छात्रवृत्ति पर अटैक हुआ, छात्रवृत्ति के फंडिंग का जो हस्तक्षेप है उसमें किया गया। जैसे कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको ऐसा डिज़ाइन किया था, और ख़ास करके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कि मतलब कि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो देश की परिस्थिति, राजनीतिक उठापटक से दूर रहें और उनकी ये मतलब छात्रवृत्ति और बाकी सुविधाओं में कोई विघ्न ना आए। इस वजह से वो सब रेगुलेटेड होता था प्रेसिडेंट्स फंड से, लेकिन उसको PMO ऑफिस द्वारा स्वीकृति का एक क्लॉज बना दिया गया। और ये उसके बाद से मैंने जो लगातार वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसना, लगातार कोशिश करना कि वो छात्रों की लाइफ को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, उनको किस तरीके से वो मतलब कि लिंचिंग्स और बाकी माने कि जो खुले सोच वाले लोग हैं, अगर दलित छात्र खुल के पढ़ाई करना चाह रहे हैं कैंपस में तो उनको कैसे पीछे करना है, अगर महिलाएं अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना चाहती है तो उनको कैसे पीछे खींचना है, ये पूरी की पूरी कोशिशें कॉलेज कैंपसेस में शुरू हो गई। और आज हम देखते हैं कि पांकी के M.के. डंडार कॉलेज में वही सारी जो घटनाएं हैं उनका दोहरीकरण हो रहा है, वो दोबारा से दोहराई जा रही है। हम देखते हैं कि जो उनका प्राचार्य है वो अप्पा राव, जैसे हमारे हैदराबाद में जब रोहित वेमुला का इंसिडेंट हुआ था, तो जैसे वो VC ने स्टैंड लिया था, ज़बरदस्ती टारगेट कर रहे थे, झूठे केसों में फंसा रहे थे। पहले एक दलित वार्डन को वो पद से हटाते हैं, उनके सैलरीज में कट करते हैं, और जब उसके खिलाफ छात्रों ने आवाज़ उठाई, छात्रवृत्ति कटौती के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उनको हॉस्टल से निकाल दिया गया। और हॉस्टल से निकालने के बाद भी छात्रों ने टेंट लगा के कैंपस में अपना ये लड़ाई को कायम किया, लड़ाई को आगे बढ़ाया।
और इसको करते करते माने वो थक चुके थे और एक समय तो ऐसा लगा कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है, क्योंकि एक झूठे मुठभेड़ में रोहित वर्मुला और उनकी टीम के लोगों को फंसा करके मतलब कि वो पूरा मैं इंसिडेंट अगर खुल के बताऊं तो एबीवीपी के वहाँ पर अध्यक्ष थे रोहित अभिषेक का मैं सेकंड नेम भूल रही हूँ, वो एबीवीपी के अध्यक्ष थे। उन्होंने पहले जो उनके ये धरना स्थल है जहाँ पे वो टेंट लगा कर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका ले दे करके रहने का जगह भी वही था, उसको वैंडलाइज करने की कोशिश की, उसको वहाँ पे मारपीट करने की कोशिश की। तो इसके पलट में लोग बातचीत करने के लिए जब अभिषेक के रूम पे पहुँचे जो एबीवीपी के नेता थे, और वहाँ पे जो मुठभेड़ हुई, बातचीत हुई, और मतलब कि इस बात से भी इनकार नहीं करते, ना ही रोहित वर्मुला इनकार करते हैं, ना ही बाकी लोग, कि थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हुई थी। मैंने बातों बातों में थोड़ा सा ये तीखापन आ गया था, लेकिन इसमें कोई भी मतलब हिंसक कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जो अभिषेक है एबीवीपी के जो नेता थे उस समय, वो इतने चालाक हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती जा कर के अपना मेडिकल करवाया। वो एडमिट हुए, उनका ऑपरेशन 4 दिन बाद शेड्यूल हुआ था अपेंडिक्स का। उन्होंने 4 दिन पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, और जो वो एडमिट अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए हुए, उसको एडमिट होके इस तरीके से दिखाया कि उनको मारा गया है और वो भीषण चोटों की वजह से एडमिट है। और ये इसका पूरा का पूरा खाका बनाते हुए एक रिपोर्टिंग दी वीसी ने, और इस वीसी का रिपोर्टिंग को जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने फॉरवर्ड किया शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी को। और इन सब ने, ये तीनों लोग जो हैं, वीसी है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, उसके ऊपर गवर्नर हैं, और इसमें एबीवीपी के जो छात्र संगठन के नेता है अभिषेक, उनकी माँ, वो भी अच्छा रसूख रखती हैं वहाँ की लोकल राजनीति में, वो भाजपा से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने भी उसमें हाथ लगाया। और ये सब मिल करके, ये तीनों चारों बड़े रसूख वाले लोग, वीसी हैं एक, फिर उसके ऊपर गवर्नर हैं, उसके ऊपर मतलब ये भाजपा के एक नेत्री हैं, फिर स्मृति ईरानी है हमारी शिक्षा मंत्री, ये सब मिल के एक बंच ऑफ दलित स्टूडेंट्स को ऐसा टारगेट करते हैं जैसे कि ये सबसे बड़ा मतलब कि विनाशकारी एलिमेंट है पूरे देश के लिए। अगर मतलब ये पढ़ लेंगे तो पता नहीं क्या ही आफत आ जाएगी। और इन छात्रों को निकालने की, इनकी छात्रवृत्ति रोकने की, इनका नेट जेआरएफ क्लियर किया हुआ था, इनको सरकारी शोध करने का पैसा मिल रहा था, उनको उसको रोक दिया गया। और भयंकर गरीबी के क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, माने रोहित वर्मुला ने जब आत्महत्या की थी तो उनके जब हिस्ट्रीज को खंगाला गया था, तो मात्र एक सिलाई मशीन के सहारे अपने बच्चों को पूरी की पूरी पढ़ाई कराने वाली, एक रूम के कमरे में रहने वाली राधिका वर्मुला ने अपने बच्चों को, 3 बच्चों को बड़ी मुश्किल से बिना बाप के, बिना किसी के मदद के एक अकेली माँ होकर के पाला। और इस गरीबी को झेलते हुए रोहित वर्मुला आगे आशान्वित थे कि वो साइंस के अच्छे विद्वान बनेंगे, वो कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग काम करेंगे, पर उनके सारे के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया गया ये भाजपा की एकदम गिरी हुई राजनीति में। और हम बोल रहे हैं कि इस तरीके का जो ये प्रकरण है, इसको दोबारा रिपीट करने की जो कोशिश है, इसको हम संभव नहीं होने देंगे। आयशा अब ज़मीन पर उतर के मजबूती से छात्रों को एकजुट करके आंदोलित करेगी। और जिस तरीके से बार बार फंसाने की कोशिश है, लगातार वक्तव्य जो दे रहे हैं हमारे प्रोफेसर साहब हैं और MK कॉलेज के जो प्राचार्य हैं, वो ये जान लें कि जो बातचीत हुई 21 तारीख को गुड्डू जी के साथ में, विवेक जी के साथ में, और तथाकथित उनको नाम लेकर के और भूया जाति का बोल करके उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, और छात्रवृत्ति की मांग करने पर उनको ये बोला गया कि आप छात्रवृत्ति चाहते हैं तो आपको छात्रवृत्ति चाहिए तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आपके पैसे की औकात नहीं है तो आप जाके कमाएं। और किसी छात्र को ऐसा बोलना कितना गलत है। ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं, और एक बातचीत के ऊपर अगर आप जाकर के ऐसे ही मेडिकल करवा रहे हैं, 21 तारीख को तो यही जानने में आया कि वो जाकर के मेडिकल करवा रहे थे, और सबके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए। इसमें त्रिलोकी जी, अविनाश जी और ये विवेक जी, इन सब के ऊपर जो वहाँ पे वारदात की जगह पे नहीं थे,
सिर्फ गुड्डू जी को छोड़कर, विवेक जी को छोड़कर कोई और नहीं था वहाँ पे। बाकी लोगों के नामों को डालना, तरुण उस दिन रांची से आ रहे थे, तरुण का नाम है, और वो हमारे स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, रांची में ही रहते हैं और वहाँ से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तरुण, साथी तरुण जी, उनका नाम आया। ये सारे के सारे टारगेट किए जा रहे हैं, क्योंकि हम इन सभी छात्रों का बैकग्राउंड आपको बता देना चाहते हैं। अभी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करवाने के लिए और पैसे के अभाव में जो हमारे साथी विवेक जी हैं, उनके पिताजी पिछले 6 महीने से बहुत परेशान हैं और घर में आर्थिक स्थिति ऐसी है कि छोटा सा फिस्टूला का ऑपरेशन करवाने के लिए उनको बहुत सोचना पड़ रहा है। ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले जब हमारे छात्र हैं और वो राजनीति करते हैं तो इनको चुभता है, इनको समझ में आता है कि हम किस तरीके से इन छात्रों को आगे बढ़ने से रोकें। त्रिलोकी जी हैं, उनके घर में 3 भाई बहन हैं। उनके पिताजी लकड़ी के मिल में काम करते हैं, वो हल बनाने से लेकर के तमाम जो मजदूरी के काम हो सकते हैं और किसी भी तरीके से वो 2 रुपये जोड़ने की कोशिश में रहते हैं। वो छात्र गज़ब की राजनीति कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, और अभी के समय में झारखंड के अंदर एक शख्सियत हैं, उन्होंने छात्र राजनीति को एक नया चेहरा दिया है, एक नया आयाम दिया है, एक नया मतलब दिया है और उनके ऊपर टारगेट होता है। फिर हम बता देते हैं आपको अविनाश रंजन जी की स्टोरी। उन्होंने BCA की पढ़ाई की है और घर की हालत अत्यंत ही ख़राब थी, आर्थिक हालत, क्योंकि उनके राजनीतिक बैकग्राउंड होने की वजह से उनके पिताजी 17 साल जेल में हैं और उनके घर अभी मिट्टी का है, वो टूट रहा है। और ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले जो छात्र हैं, उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी कैसा हो, हमारा स्कूल सड़क पे स्कूल जैसे कार्यक्रम, और ऐसे करते हुए हमने छात्र राजनीति को एक नया आयाम दिया कि छात्र राजनीति किस तरीके की हो, गाँव में किस तरीके की राजनीति होगी। तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से निकल के अगर छात्र राजनीति जाएगी तो वो गाँव में किस रूप में जाएगी, ये डिफ़ाइन किया गया पलामू में। और ये इनके मुख्य चेहरे हैं जो इनको मतलब आंखों में इस तरीके से चुभ रहा है, मिर्चों की तरह चुभ रहा है कि उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं इन सारे शख्सियतों को। तरुण जी जो हमारे साथी हैं, तरुण जी बड़ा मुश्किल से, मैंने 4-5 साल वो नौकरी करके अभी इतना कमा पाए हैं। उन्होंने बहुत पहले 2016 में ग्रेजुएशन किया है और 2016 में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 4 साल पैसे कमाए हैं ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें, और वो लॉ के कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया है। तो ये समझिए कि ये माने कि सारे के सारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स और उसको फाइट करते हुए ये सारे छात्र आगे बढ़ रहे हैं और छात्र राजनीति में भी एक्टिव हैं, ताकि ये देश दुनिया की जो चेहरा है उसको बदल सके। जो और छात्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं लगन से, उनको कोई विघ्न ना हो, कोई दिक्कतें ना हो। और इन छात्रों को जब टारगेट किया जा रहा है तो हमें फिर से रोहित वेमुला को याद करते हुए वो आग दिल में जलाने की ज़रूरत है कि अब हम दलित और बैकवर्ड छात्रों का कोई भी दोहन कैंपसेस में नहीं होने देंगे। और अगर आप कहीं से भी सुन रहे हैं तो आप इतना जान जाइए कि सिर्फ आप प्रिंसिपल होने के नाते छात्रों का दोहन नहीं कर सकते, फेक केसेस में उनको नहीं फंसा सकते। उसके बाद जो भी घटनाओं का जिक्र हो रहा है, 23 तारीख को उनके साथ मारपीट का जिक्र हो रहा है, उसके बारे में हमें ना ही कोई खबर है, हमें ना ही कुछ पता है। हमारे साथी त्रिलोकी जी 3 दिन से रांची में थे, उसके बाद वो आज गढ़वा में हमारा छात्र युवा का सम्मेलन था, वहाँ पर थे। गुड्डू जी अपने पिताजी के ऑपरेशन को लेकर के अत्यंत ही परेशान हैं। वो उस बहस के बाद 21 तारीख के बहस के बाद डाल्टनगंज आ चुके हैं। हम सब साथी यहाँ पे डाल्टनगंज में हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लगातार क्यों नामों को फंसा रहे हैं। अगर कल के दिन कुछ भी हो जाए, इनसे कोई व्यक्तिगत आकर के कोई बदला या गुरेज का वो करे हमारे प्राचार्य महोदय के साथ, या उन्होंने जो कर्मचारियों को रुष्ट रखा हुआ है साल भर से, उनका वो गुरेज हो, या लोकल जो ग्रामीण है किसी का भी है, या फिर अभी तो जो उनको सपोर्ट करने के लिए आए विधायक के भाई हैं, उनका नाम मुझे ख्याल में नहीं आ रहा है, उन्होंने सीधे बिंदेश्वर गुरु जी को टारगेट कर दिया। वो इंसान संस्थापक मेंबर से लेकर के MK डंडार कॉलेज को एक नए आयाम तक लेके जाने तक कॉलेज का साथ दिया है और अभी भी कॉलेज के साथ खड़े हैं।
उन इंसान को टारगेट किया गया है इस इंसिडेंट के साथ। तो वो किस तरीके से मैंने एक तीर से 10 निशान, वो जिस किसी से के साथ भी उनको प्रॉब्लम है, उनको छात्र संगठन की राजनीति से प्रॉब्लम है, मुद्दे जो सही मुद्दे उठाते हैं, जो छात्रों के लिए हक अधिकार की बात करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है, उनको आपने टारगेट कर दिया, कर्मचारियों को टारगेट कर दिया, आपने संस्थापक मेंबर्स को जो ये फंड देने वाले हैं कॉलेजेस को, उनको आपने टारगेट कर दिया। आप किस किस को टारगेट करेंगे? और इससे आपकी जो गंभीरता है पूरे मामले की वो भी बहुत हल्की हो जाती है प्राचार्य महोदय, क्योंकि आपकी जो गंभीरता है अगर वो सही में सही होती है, वो सही में आप चोटिल रहते, आप गंभीर रूप से घायल रहते, तो आप इतनी ओछी राजनीति नहीं कर रहे होते कि जत्र तत्र आप सब लोगों को नाम लेते जा रहे हैं। एक साथ आप 10 लोगों का नाम लेते हैं और 10 तरीके से वाया मीडिया आप टारगेट कर रहे हैं लोगों को। ये बहुत ही गलत है। और एक और मैं नाम कॉल आउट करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वीसी का इन्वॉल्वमेंट था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, हमारे प्राचार्य महोदय उस रोल में हैं, लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी और गवर्नर ऑफ द स्टेट उस समय जो थे, इनका इन्वॉल्वमेंट था इस केस में। मुझे लगता है कि विधायक की टीम का वहाँ पे इंगेजमेंट है, और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है बिंदेश्वर गुरु जी को टारगेट करने की, और जो इन्वॉल्व जिस तरीके से हो गए हैं, जो विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके भाई हैं या जो भी हैं, वो जिस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, हम ये क्लियरली बोलना चाहते हैं कि इस ओछी राजनीति को आप कैंपस से दूर रखें और जो मामला है उसकी अच्छे से जांच हो। और हम दावे के साथ कहते हैं हमारे सारे छात्र नेता इस साथ क्लीन निकल करके आएंगे, क्योंकि हमारे साथियों ने न्यायपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विद्रोह और प्रतिवाद व्यक्त करने के सिवाय कुछ नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। ये इसके जांच की विषय है, इस पर जांच हो। और लगातार जो इधर से उधर बकवास कमेंट्रीज चल रही हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, ये ना हो। छात्रों के ऊपर झूठे मुकदमे करके उनको एक्सक्लूड करके उनको सिस्टम से बाहर करना, उनको किसी और चीज़ की उपाधि देना, ये सारा का सारा जो प्रकरण है ये रोहित वेमुला के इंसिडेंट से बहुत मैच करता है। और इसी के लिए हम इस पूरे इंसिडेंट से ये भी मांग करते हैं कि ये मुद्दा का तो जांच ज़रूर हो। साथ ही साथ रोहित एक्ट की जो मांग है बहुत ही मजबूती से 2016 से उठा रहा है आइसा छात्र संगठन पूरे देश भर में। और रोहित एक्ट ये है कि आप जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें जो भी छात्र हैं उनमें SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के जो छात्र हैं उनकी परेशानियों और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने के लिए एक बॉडी बनाएं, और उस बॉडी के तहत मतलब कि जो भी उनके कंप्लेंट्स हैं वो हमेशा रजिस्टर हो, और उनको रजिस्टर करने के एवज में कोई प्रेशर ना झेलना पड़े, वो सिस्टम इस तरीके का हो। और यही है रोहित एक्ट कि उनके जो छात्रों के हक अधिकार हैं, स्पेशली क्योंकि वो दलित हैं, वो आदिवासी हैं, वो अल्पसंख्यक हैं और वो बहुजन हैं, इस वजह से उनके जो राइट्स रिजर्व्ड होने चाहिए वो रिजर्व्ड हो शिक्षण संस्थानों के अंदर भी। यही है रोहित एक्ट, और हम इस इंसिडेंट के बाद मजबूती से रोहित एक्ट की भी मांग करते हैं। और साथियों, जितने भी लोग मुझे लाइव में सुन रहे हैं, मेरी आपसे अपील है कि इस इंसिडेंट को समझें, इसके पीछे की ओछी राजनीति को समझें कि क्या करना चाह रहे हैं कुछ छात्रों का इमेज को मलाइन करके, क्योंकि यही छात्र हैं जिन्होंने सड़क पे स्कूल का कार्यक्रम चलाया, जिन्होंने 10वीं के 11वीं के बच्चों से ये मांग उनके दिमाग में डाली कि हमको जो शिक्षा के अनुपात जो हम लोग का राइट टू एजुकेशन है उसके हिसाब से हमको कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है तो हमको मिलनी चाहिए। 30 के अनुपात में 1 टीचर हो, 30 छात्रों के अनुपात में 1 टीचर हो तो वो हमको मिलना चाहिए। जितने भी टीचर्स हैं और जितना भी स्टाफ है स्कूल्स में, कोई भी संविदा पर नहीं हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हो, जैसे कि पारा टीचर्स और रसोईया बहन, उन सबको परमानेंट नौकरी मिले, उन सबको ताकि वो बेहतर सेवा दे सकें हमारे शिक्षण संस्थानों को। शिक्षण संस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स और टेक्नीशियंस और कंप्यूटर टेक्नीशियंस उनको बहाल किया जाए। ये सारी मांगे जो हैं ये आइसा ने उठाई है। लगातार छात्रवृत्ति की मांग, छात्रवृत्ति के लिए अनशन करना, ये लगातार करते रहे हैं, और ये जो छात्र नेता हैं ये आपके बीच में लगातार रहे हैं। अगर ये गलत हैं तो आप जाहिर सी बात है मत साथ दें, लेकिन आपको लगता है कि रत्ती भर भी इन्होंने 4-5 साल
जो अपनी घर की आर्थिक परिस्थितियाँ और बाकी सामाजिक जो हमारे जात पात का बना हुआ है सिस्टम पूरे देश में, उसको झेलते हुए छात्रों के मुद्दे को उठाया है। तो अब सब छात्रों को अपील है, आप सब छात्रों के अभिभावकों को अपील है कि इन छात्रों के साथ खड़े होने की अत्यंत ज़रूरत है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।